नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती, हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती एसएसटी सोशल साइंस स्टडीज के बारे में। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन कक्षा 6, ये आपका जो बुक है, बुक का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती कौन सा? एसएसटी। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ के लिए कि सर एसएसटी वगैरह लेके आइए। ठीक है, हमने क्लासेस जो ली थी, आप लोगों को पता है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि हमने ईवीएस का क्लास 3 का, ठीक है, क्लास 3 का, 4th का और 5th का क्या कंप्लीट कर लिया है पूरा सिलेबस। ठीक है, ईवीएस का हमने, ज्योग्राफी का क्या हमने ज्योग्राफी, ठीक है, जो हमारी दुनिया नाम से बुक है भूगोल की, ठीक है, भूगोल की, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, बिहार एससीईआरटी के लिए, ठीक है, स्पेशल के लिए क्लास 6 और क्लास 7 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, इस पर एक मैराथन भी चल गया है, इस पर 200 प्रश्न भी हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासेस है आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन कक्षा 6 बीपीएससी 7th फेज एससीईआरटी, ठीक है, स्पेशल एससीईआरटी का पूरा निचोड़ कक्षा 6 में। अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लास 6 का है। अब सुनिए, आगे चलते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो स्वागत है आप सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 6 का ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो कल सुबह ही क्लास 7th के लिए क्लासेस आ जाएंगे। ठीक है, एसएसटी के लिए, ये चीज़ याद रखना आप। आगे चलते हैं। हम लेसन वाइज लिए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अध्याय 1 से जितना भी लेसन होगा, जितना भी पार्ट होगा, पहला पार्ट आपका क्या है? विविधता की समझ। ठीक है, पूरा निचोड़ लेके आए हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है क्या आपका? अध्याय 1, विविधता की समझ। अब विविधता का आधार क्या है? विविधता का आधार का मतलब यह है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग है, त्यौहार अलग अलग प्रकार के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो विविधता के आधार पर ऐसे ही हम देश में लोगों को क्या खान पान, रहन सहन, रंग रूप, पहनावा, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा, त्यौहार आदि के आधार पर विविधता हमारे देश में बनी हुई है। जैसे क्या है, खान पान में विविधता कैसे है? खान पान में विविधता इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। जैसे लिट्टी चोखा क्या है? प्रश्न आपसे बन सकता है कि लिट्टी चोखा कहाँ खाया जाता है, ये आप लोग बता देंगे किसमें? बिहार में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मछली चावल कहाँ खाया जाता है, आप बताएंगे कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, आपसे पूछा जाए इडली डोसा कहाँ खाया जाता है, तो दक्षिण भारत में। अगर प्रश्न आ जाए कि दक्षिण भारत में इडली डोसा कहाँ खाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे केरल, तमिल, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अब त्योहार के आधार पर विविधता कैसे है? त्योहार के आधार पर विविधता इस प्रकार है, जैसे क्या है? छठ पर्व। अब छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न आ जाए आपसे। ठीक है, छठ पर्व कहाँ पे? बिहार में मनाया जाता है। सरहुल, ये क्या है? सरहुल भी एक प्रकार का पर्व है, ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ओणम, ओणम कहाँ में? केरल में। ठीक है, लोहड़ी कहाँ पे? तो लोहड़ी ये आपका पंजाब में। अगर पूछा जाए अटकल पोंगल, क्या? अटकल पोंगल, तो ये कहाँ पे? केरल में। ठीक है, और पोंगल तमिलनाडु। याद रखना, एक अटकल पोंगल है आपका और एक खाली पोंगल है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु में और अटकल पोंगल कहाँ है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, जलीकट्टू, आप ये इस चीज़ से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा जलीकट्टू के बारे में आप रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे त्यौहार हो गए विभिन्न प्रकार के। आगे चलते हैं। अब देखिए, पूरे भारत में अगर प्रश्न आ जाता है कि पूरे भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो पूरे भारत में जो है 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, ये बिहार एससीईआरटी की बुक कहती है। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषा है। ठीक है, कितनी, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में बताया गया भाषा के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसमें? 8वीं अनुसूची में। अब देखिए क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग विविधता, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। जैसे हमने बताया कि अलग अलग त्यौहार है, वैसे ही अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाषाओं के बारे में देखते हैं। जैसे क्या है, ये देखिए, बिहार में देखिए, बिहार में बोला जाता है क्या? हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, बिहार में क्या? भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी तो एकदम पूरा। ठीक है, मैथिली भी बोली जाती है, का करे छुआवे छू जाए छू खाए छू पिए छू। ठीक है, देखिए अंगिका भी बोली जाती है, ये भी एक प्रकार की बोली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है? हिंदी है। ठीक है, और क्या है? अवधी है। अवधी क्या है?
आवे जाए खाए रहे सह, ठीक है। कानपुरी की अलग अपनी एक बोली है, ब्रिज की एक अलग बोली है, ठीक है, ब्रिज भाषा, ब्रिज बोली जिसे कहते हैं। ये सब बिहार SCRT के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। कर्नाटक में क्या बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है। तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, आप लोग जानते हैं, तमिल बोला जाता है। केरल में मलयालम, मलयालम कहाँ चलता है, केरल में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तमिलनाडु और क्या किसमें, केरल में। तो मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरल में बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है, बंगाली। उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है। ये सारी भाषाएं हैं। तो भाषाओं के आधार पर हमारा देश भी बटा हुआ है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग प्रकार की खान पान, रहन सहन, ठीक है, पहनावा, ये सारी चीजें हैं। अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 हमारा क्या है, अध्याय 2 का हमारा नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, ठीक है। ग्रामीण का जो जीवन यापन होता है, जीवन यापन मतलब होता नहीं, जीवन यापन के लिए हम कार्य कर रहे हैं, मतलब जीवन काटने के लिए, जीवन बिताने के लिए, ठीक है। ये सब इसके स्वरूप। अब देखिए क्या है, भारत क्या है, एक गांव का देश है। भारत में क्या है, मेनी टाइप्स ऑफ विलेज, ठीक है। अब देखिए कितने गांव भारत में, 6 लाख प्लस गांव हैं, ठीक है। 6 लाख प्लस गांव भारत में है, ये बिहार SCRT करती है, ठीक है। कृषि कार्य के अंतर्गत क्या होता है, कृषि कार्य के अंतर्गत अब देखिए 2 प्रकार से बिहार SCRT जो आपकी कहती है कृषि कार्य के अंतर्गत वो आता है। जैसे कि हम गेहूं का काम करते हैं, ठीक है, तो वो कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। चना वगैरह बोते हैं तो कृषि कार्य के, अरहर, मसूर, धान और धान उगाना, ये सब जितनी चीजें हम उगाते हैं ये कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगर हम पूछा जाए कि गैर कृषि कार्य कौन सा है, प्रश्न में आ जाए, तो गैर कृषि कार्य कौन सा है, बागवानी। ये बागदानी नहीं है, बागवानी, जैसे बागवान लगाना ना, बागवान में बागवानी, ठीक है। डेयरी खोलना, कोई खोल दे तो वो गैर कृषि कार्य है। मछली उत्पादन कर दें, मुर्गी पालन कर लें, सुअर पालन कर लें, ये सब क्या है, ये गैर कृषि कार्य है। क्या है, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हम क्या है, किसानों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ फार्मर। जैसे क्या है कि किसान क्या है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ होते हैं कि खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं से बैंक वगैरह से ऋण लेके करते हैं। कोई किसान होते हैं ऋण लेकर नहीं करते हैं। कई किसान होते हैं जो ऋण लेकर कहते हैं, उनकी महिलाएं कहीं और भी काम करती हैं, जैसे कि होता है खाना बनाने का काम करते हैं, बर्तन धोने का काम। अभी बताते हैं। देखिए किसान का वर्गीकरण देखिए किया गया। जैसे एक वर्गीकरण किया गया है मध्यम वर्गीय, पहला, ठीक है। मध्यम वर्गीय किसान किसे कहते हैं, मध्यम वर्गीय किसान उसे कहते हैं जिसकी जमीन कितना है, 5 एकड़। ये क्या कहता है, बिहार SCRT के अंतर्गत, मतलब 8 बीघा, ठीक है। मध्यम वर्गीय किसान कैसा हो, जिसके पास 8 बीघा जमीन हो, खेती के साथ कोई एक अन्य व्यवसाय हो, मतलब कोई भी व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गा पालन, कोई व्यवसाय हो, कोई दुकान उकान हो, ठीक है। जैसे क्या हो, मुर्गी पालन करना, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में बैंक से लेकर खेती करना, क्या, बैंक से लेकर क्या हो, खेती करना। मध्यम वर्गीय मतलब बैंक से पैसे लेकर क्या करे, खेती करे। समय पड़ने पर मजदूरों की सहायता भी लेना, ठीक है। ये क्या है, ये मध्यम वर्गीय किसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दूसरा किसान हम देखते हैं, सीमांत किसान क्या होता है। सीमांत किसान, सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनकी जमीन कितना हो, 1 एकड़ हो। तो 1 एकड़ मतलब कितना होता है, 1.5 बीघा को क्या कहते हैं, 1.5 बीघा को 1 एकड़ कहता है। ये बिहार SCRT कहती है, ठीक है। सीमांत किसान वो होता है जो कर्ज लेकर खेती करता हो, बैंक वगैरह से एंड अदर, ठीक है। आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण खुद के पास नहीं हो, जैसे अपने पास ट्रैक्टर वगैरह ना हो, ठीक है, और दूसरे का सामान लेकर यूज करता हो, ठीक है, दूसरे के खेत में काम करता हो, ठीक है। और अन्य कार्य जैसे क्या होता है, कोई गाय पालना, भैंस पालना या मुर्गी पालन करता हो, ये सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं तो हम बड़ा किसान के बारे में जानते हैं। बड़ा किसान, ठीक है, जो एडिडास का जूता वगैरह भी पहनता हो, बड़ा किसान। और फिर जिसके पास 15 बीघा 24 बीघा अपने पास खुद का ट्रैक्टर हो, खुद का सब थ्रेसर वगैरह मशीन हो, अभी जानते हैं। ये देखिए जमीन कितना हो, 15 एकड़ मतलब 24 बीघा के आसपास हो, ठीक है। आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर उपलब्ध हो, इसके पास अपना पर्सनल हो ट्रैक्टर वगैरह और मशीन की कटाई करने के लिए, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ही क्या करे, अनाज बेचे, मतलब जरूरत जब उसको पड़े तभी अनाज बेचे, वैसे ही अनाज ना बेचे, वो रखे रहे, और जब वो महंगा हो जाए तो महंगा करके बेच ले, ठीक है। ऐसा कर्ज लेकर खेती ही ना करे, बड़ा किसान, ठीक है। अन्य जगह काम करने की जरूरत ही नहीं। और चावल मिल, उसके पास अपना चावल मिल जैसा कोई कारखाना है खोला हो, तो कैसा किसान होता है, वो बड़े किसान के अंतर्गत आता है। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई हम। जैसे कृषक, कृषक मजदूर। अब कृषक मजदूर क्या है, कृषक मजदूर वो होता है कि जैसे क्या है, जमीन नहीं हो या नाम मात्र हो, क्या हो, जमीन मात्र ना हो लेकिन या फिर नाम मात्र हो, जीविका के लिए क्या हो, दूसरे के खेतों में काम करता हो, ठीक है। ये भी एक प्रकार का किसान है, ठीक है।
कृषि कार्य समाप्त होने पर दूसरे काम की तलाश करता हो, ठीक है, अन्य जगह मजदूरी करता हो, ठीक है, या गाय भैंस पालता हो, ठीक है, जो उसकी औरतें हो दूसरे के घर में दाई का काम या फिर और कुछ भी काम करती हो। दाई मतलब जैसे होता है ना, बर्तन धोना, बर्तन मांजना या खाना बनवाना, ऐसा कुछ रिलेटेड काम, या घर की देखभाल करना, ठीक है, ये कृषक मजदूर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। गैर कृषि कार्य क्या होता है? गैर कृषि कार्य, जैसे कृषि कार्य हमने बताया आपसे कि कृषि कार्य वो सब होता है। गैर कृषि कार्य क्या होता है? गैर कृषि कार्य होता है जो, जैसे आप टोकरी बना रहे हो, आप सिलाई कर रहे हो, मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, झाड़ू बनाना, हाथ पंखा बनाना, बढ़ईगिरी या लोहारी, ये सब क्या है? ये गैर कृषि कार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, अध्याय 3 में आते हैं। अध्याय 3 आपका क्या है? अध्याय 3 ये है कि शहरी जीवन यापन क्या क्या स्वरूप, शहरी जीवन यापन के स्वरूप, ठीक है। अब भारत में शहरों की संख्या कितनी है टोटल? तो ये कितनी है? 5000 से ज़्यादा है। क्या भारत में शहरों की संख्या 5000 से ज़्यादा है? देखिए, पटरी वाला व्यापारी, पटरी वाला व्यापारी क्या होता है? फुटपाथ पर छोटे मोटे दुकान लगाकर बेचने वाला, इसको पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। जैसे नाई की दुकान, चर्मकार, अखबार विक्रेता, ठीक है, चादर बेचने वाला, ठीक है, यही सब था। और ज़्यादा इस क्या नाम है, शहरी जीवन यापन के स्वरूप जो अध्याय 3 है, इसमें इतना ही ज़्यादा कुछ, इससे ज़्यादा शायद नहीं था, ठीक है। तो अध्याय 4 पे हम आ गए। अध्याय 4 पर जब हमने निकालना स्टार्ट किया क्या क्या इंपॉर्टेंट है बिहार एससीईआरटी के लिए, ठीक है। तो लेन देन का बदलता स्वरूप अध्याय 4 है। प्राचीन समय में जब किसानों का प्रचलन नहीं था, कि किसका? अरे जब किसानों, वही किसान याद आ रहे हैं, जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था, ठीक है, तब लोग अपनी क्या करते थे? वस्तु की अदला बदली, वस्तु विनिमय प्रणाली माध्यम से करते थे। पहले जब किसी के पास क्या था, जब सिक्का नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि भाई ये लो, मेरा ये सामान रख लो, ठीक है, मतलब अदला बदली करते थे। वो उनका लेन देन का समय था। जैसे क्या है, अभी हम कोई सामान लेना है तो हम पैसे देकर ले लेते थे, लेकिन पहले कोई सामान लेना था तो हम कोई वस्तु देकर लेते थे। कैसा? वस्तु की एक विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली माध्यम से करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि वस्तुओं का अदला बदली करना, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब देखिए, आखेटक काल में क्या करते थे? आखेटक काल में मनुष्य पशुओं की खाल और चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे, ठीक है, किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, आखेटक काल में, ठीक है, पशुओं की खाल और चमड़ा का उपयोग। अब चरवाहा युग में क्या करते थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लिए। चरवाहा युग में क्या करते थे? पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। जैसे पशु एक दूसरे का ले लिए, रख लिए, ठीक है, जैसे हमने बोला ना कि मेन वही जान लीजिए कि जो बस विनिमय प्रणाली है, लेन देन का कार्यक्रम है, वो वस्तु देकर लिया जाता था, ना कि पैसा, पहले जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था। कृषि कार्य शुरुआत होने पर मनुष्य अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में करने लगे, जिसे क्या करने लगे? जिसे वस्तु मुद्रा कहते हैं, ठीक है, अनाज का प्रयोग, जब अनाज आ गया। वस्तु मुद्रा के बाद क्या हुआ? धातु मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। धातु मतलब लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, जिसे सोना चांदी अब देख लीजिए आभूषण के रूप में निकल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। प्रश्न आता है, सबसे पहले किसके सिक्के बने? सबसे पहले चांदी के सिक्के बने, ठीक है, इसके चांदी के सिक्के बने। शेर शाह ने रुपया नाम से एक चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, किसने? शेर शाह ने चलाया था, ये चीजें याद रखना। मुगल काल में मुद्रा के मुहर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलता था, ठीक है, ये चीजें याद रखना। मुगल काल में वर्तमान सिक्के किसके हैं? जो वर्तमान, पहले की क्या था? पहले क्या था? पहले चांदी का रुपया चला देते थे कि चांदी का रुपया चल रहा है। अब क्या है? अब जो आप देखते हैं 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, ये सब सिक्का आता है, ये किसका आता है? ये एल्युमिनियम और निकल के बने होते हैं। किसके? एल्युमिनियम और निकल के बने होते हैं। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर PDF आपको मिलेगा जब, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बताएंगे PDF ये मिलेगा कैसे, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, पुराने बच्चे जानते हैं कि PDF कैसे मिलेगा, जो नए हैं अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। भारत में कागज के नोट, अब देखिए, कागज के नोट छपवाने और जारी करने का अधिकार किसको? रिजर्व बैंक का है। देखिए, जो कागज के नोट होते हैं, छपवाने और जारी करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का नोट जारी करता है। लेकिन रुपये 1 का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना, जो आपका 2 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 तो खत्म हो गया, ठीक है, ये सब नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन आपका जो रुपये 1 का नोट है वो कौन? वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये चीजें याद रखना। अब देखिए, जो आजकल की मुद्रा है, अब प्रश्न आ जाता है आजकल की मुद्रा कैसी है, तो प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा मतलब ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये सब चल रहा है। आगे चलते हैं।
क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है? हमारी सरकार। अब हमारी सरकार को देखते हैं, सरकार क्या है? सरकार क्या है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है, जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा क्या करती है? शासन करती है। ये क्या होता है? ये सरकार होता है, ठीक है। अब सरकार के अंग देख लेते हैं। सरकार के जो अंग हैं वो कैसे हैं? वो तीन, क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन भागों में बटे हुए हैं। अब विधायिका क्या होता है? विधायिका वो होता है जो कानून या नियम बनाने का कार्य करता है, जो कानून और नियम बनाने का कार्य करता है वो विधायिका होता है। लेकिन कार्यपालिका क्या होता है? बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करवाता है। जैसे होता है, इसका काम है नियम बनाना, हमने नियम बना दिया। अब हम नियम बना दिया, जैसे हम क्या है, नियम बनाने वाले कोई, जैसे कि हम लेकिन नियम लागू थोड़े ना करो, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है जो कार्यपालिका कहलाती है। और विवाद अपराध होने पर मामला की जो जांच करता है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका आप लोग जानते हैं। कार्यपालिका ये हो गए बनाए गए नियम के अनुसार क्या करना? कार्य करवाना। और विधायिका क्या है? कानून या नियम क्या करना? बनाना, ठीक है। बनाने का कार्य विधायिका का हो गया, लागू करवाने का कार्य किसका हो गया? कार्यपालिका का। और उसमें जो कुछ विवाद वगैरह उपलब्ध हो रहे हैं, अपराध वगैरह हो रहे हैं, उन पर मामला की जांच करना किसका हो गया? न्यायपालिका का हो गया, ठीक है। तो ये प्रकार का क्या है? ये सरकार के अंग है। तो प्रश्न में आपसे आ जा सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो 3 है, ठीक है। एक रहेगा जो नहीं है, ठीक है। अब सरकार के कार्य देखते हैं। ये सरकार के अंग हमने देख लिया, सरकार के कार्य देखते हैं। सरकार के कार्य क्या हैं? सरकार के कार्य हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ठीक है। दूसरे देशों से शांतिपूर्वक क्या करना? संबंध बनाना। जैसे होता है ना, इंटरनेशनल हम मजबूत कर रहे हैं अपना, कहते हैं कि हम दूसरे देशों से अपना रिलेशन मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। सड़क, तार, फोन, रेल सेवा चलाना, ठीक है। रेल सेवा बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोगों को पता ही है। प्राकृतिक आपदा के समय क्या करना? सहायता करना। कोई भी स्टेट हो, प्राकृतिक आपदा के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सहायता करती है, ठीक है। और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट भी सहायता करती है अलग लेवल पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सरकार के स्तर कैसे हैं? सरकार के स्तर देखिए इस प्रकार हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, एक स्थानीय सरकार हो गई। क्या हो गई? एक स्थानीय सरकार हो गई, ठीक है, स्थानीय सरकार, ठीक है। जैसे क्या हो गया? तो क्या हो गया? ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई राज्य सरकार। ये बिहार का क्या है? ये बिहार का नक्शा है, ठीक है। ये राज्य सरकार हो गई, ये भारत की सरकार हो गई। और ये क्या हो गया? ये पटना है। ये क्या है? पटना हो गया, ठीक है, ये पटना है। तो ये स्थानीय सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार पूरे भारत को देखती है, ठीक है। अपने अपना सबका स्तर होता है। राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या है? ये किसको? ये बिहार को। और जो वहाँ की स्थानीय लोकल गवर्नमेंट रहेगी वो क्या करेगी? वो स्थानीय सरकार, जैसे पटना हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप लोग बताइए? वैसे भी आ गया। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण, ठीक है। जो केंद्र हो, मतलब जो राज्य हो, वो उस पर क्या हो कि राज्य केंद्र का भी शासन हो, ठीक है, और नियंत्रण हो। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या है? 2 प्रकार का है। दिल्ली में देखिए ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें क्या है? 2 सरकारें चलाती हैं। एक हो गया आपका आम आदमी पार्टी की सरकार है, और क्या है? बीजेपी की भी है, ठीक है। 2 चीज़ों में जो बीजेपी है उसमें क्या है? राष्ट्रपति चला रहा है, ठीक है, एलजी है उसमें, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, असेंबली वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए क्या है? ये क्या है? 8। दिल्ली, ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। और आपने सुना होगा दमन दीव नागर हवेली। तो दमन दीव को नागर हवेली में कब मिलाया गया? घोषणा की गई कि 26 नवंबर 2019 को। लेकिन क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दमन दीव नागर हवेली आपने सुना होगा, ठीक है, तो मिला दिया गया। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख ही जम्मू कश्मीर का भाग था। फिर क्या हुआ कि इसको अलग करने के लिए बोला गया। तो घोषणा की गई 5 अगस्त 2019 को कि लद्दाख को अलग कर दिया जाए जम्मू कश्मीर से। लेकिन प्रभावी रूप से 31 अक्टूबर 2015 को ये चीज़ें हुआ। तो लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सेंट्रल जिस पर हुकूमत करती है, नियंत्रण करती है, और लद्दाख को भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी करती है। तो ये आपके 8 क्या हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन चीज़ों का याद रखना ताकि एग्जाम में आए तो आप बता सकना, ठीक है। दमन दीव नागर हवेली यही था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? लोगों के मत द्वारा चुनी गई सरकार। इसके द्वारा, लोगों के द्वारा। जैसे हम
क्या करें, हम किसी को चुनते हैं। वैसे तो आजकल लोग चुनते नहीं हैं, लेकिन पैसे देकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि लोगों के मत के द्वारा चुना गया, लोकतांत्रिक, उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति की सरकार, मतलब एक निश्चित समय हो, आप लोग जानते हैं 5 साल 6 साल ऐसा ऐसा, जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा क्या हो, शासन कार्य हो। ठीक है, ये चीजें हो गई लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र क्या होता है? सारी शक्ति राजा में निहित होती है। ठीक है, सारी शक्ति राजा होती है, मतलब उसे चुनकर नहीं किया। जैसे पहले के राजा महाराजा थे तो वो खुद राजा हो गए, फिर उनके लड़के राजा हो गए, मतलब वंशावली चलती है। कैसी वंशावली चलती थी? तो ये राजतंत्र होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे एक टीचर होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे क्लास में वो अपने आप को राजा मानता है। क्या मानता है? अपने आप को राजा मानता है कि मैं ही इस क्लास का राजा हूँ और मैं जो बोलूँगा वही क्लास में होगा, वही बच्चे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को कभी भी क्या राजतंत्र नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्र में रहे। ठीक है, जो बच्चे सीखना चाहें वही सीखें। ठीक है, उन पर क्या हो, उन पर राजतंत्र ना लोकतंत्र के रूप में किया जाए कार्य। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। तो शासन तथा शासन प्रथा वंशावली होती है किसमें? राजतंत्र में। मतलब जैसे हम राजा, हमारे बेटे लड़के राजा, हमारे नाती पोते राजा, मतलब ऐसे ही राजतंत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर जनता के कार्यों की समीक्षा की जांच में भी भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जांच कर जनता जांच कैसे करती है सरकार का? ऐसे करती है कि मतलब देखती है यहाँ पे घोटाला हुआ होगा, ये कभी ब्रिज गिर जाते हैं, वो कर जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कोर्ट में केस करते हैं या पत्र लिखते हैं। तो ये लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा जांच में भी क्या होता है, भागीदारी लेता है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान में ये चीज याद रखना, अंग्रेजी शासन का जब चल रहा था तो भारत में अशिक्षित महिलाओं और गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं था। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये आपके बिहार एससीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 1931 में क्या हुआ। 1931 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा था। तो पत्रिका यंग इंडिया किसका था? गांधी जी की पत्रिका थी। 1931 में कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है और गरीब नहीं। ये गांधी जी के वचन है, कट टू कट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में ये चीज आप जानना। ठीक है, तो 1931 में गांधी जी ने ये चीज कहा था। किसमें कहा था? अपनी पत्रिका, उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। अब देखिए क्या हुआ फिर, महिलाओं को क्या हुआ, महिलाओं को विश्व स्तर पर, ये भी जान लीजिए, महिलाओं को विश्व स्तर पर भारी आंदोलन करने के बाद मत देने का अधिकार मिला। जैसे क्या होता था और भी कंट्रीज में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि आंदोलन किया गया, जिसमें 1902 में क्या हुआ, महिलाओं को यह अधिकार मिला, और 1920 में अमेरिका में मिला, और 1928 में क्या हुआ, इंग्लैंड में मिला महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये चीज आपके बिहार एससीईआरटी बुक में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भारत में क्या हुआ, भारत में भी हुआ था, भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया। ठीक है, 1919 में। ठीक है, ये चीजें याद रखना आप। अब लोकतांत्रिक सरकार देखिए, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक, जिसको क्या होता है, लोकतांत्रिक मतलब हम जिसको चुनते हैं वो। ठीक है, जैसे लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, ठीक है, समानता एवं न्याय। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार ये 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, लोगों की भागीदारी उसमें हो, समस्याओं का समाधान और समानता एवं न्याय हो। ठीक है, समान चीजें, इक्वलिटी की बात की जाए हर चीज में। ठीक है, और उन पर न्याय किया जाए। आगे चलते हैं, अध्याय 6 में आते हैं। अध्याय 6 क्या है आपकी, स्थानीय सरकार। क्या, स्थानीय सरकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत का गठन होता है एक या एक से अधिक गांव मिलते हैं जब वहाँ की जनसंख्या क्या होती है, 7000 प्लस होती है, तब ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रधान और मुखिया। देखिए प्रधान मुखिया, प्रधान कैसे कोई बनता है, उसी पंचायत का रहने वाला हो। ठीक है, आयु सीमा कितनी चाहिए, 21 वर्ष जिसकी हो। ठीक है, 21 वर्ष से किसी कम ना हो। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या हो, शैक्षिक योग्यता कहीं कहीं ली जाती है, कहीं कहीं नहीं ली जाती है। ठीक है, तो कानूनी कार्यवाही नहीं चल रहा,
कानूनी कार्यवाही नहीं चल रहा है। मतलब पहले क्या होता है, पहले सांस्कृतिक योग्यता कहीं कहीं देखी जाती थी, कहीं कहीं नहीं देखी जाती थी, ठीक है, ये चीज़ जानना। तो ये सब प्रधान और मुखिया, प्रधान बनने का या मुखिया बनने का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होता है, ये चीज़ आप जानते होंगे। जैसे कई वार्ड मिलकर क्या होता है, कई वार्ड मिलकर एक ग्राम पंचायत बनता है। और देखिए जो प्रतिनिधि होता है वो किसका, वार्ड सदस्य का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, कौन, ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत जो होता है। अब उप मुखिया क्या होता है, उप मुखिया आप लोग जानते हैं, मुखिया की अनुपस्थिति में कार्य करने वाला क्या कहलाता है, उप मुखिया कहलाता है। जैसे मुखिया जब उपस्थित ना रहे, जैसे होता है उप मुख्यमंत्री, आप लोग जानते हैं, तो मतलब मुख्यमंत्री जब ना रहे तो उप मुख्यमंत्री संभाले उस चीज़ को, तो वो वैसे उप मुखिया। अब चुनाव किसके द्वारा हुआ है, वार्ड के सदस्यों द्वारा, वार्ड के सदस्यों द्वारा, ठीक है, चुनाव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सचिव, अब देखिए इनका अन्य नाम पंचायत सचिव होता है, ठीक है, पंचायत सचिव। अभी क्या आया था, पंचायत आया था आपका वेब सीरीज, अगर आपने देखा हो, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो वो चीज़ समझ रहे हैं। नियुक्ति चुनाव द्वारा इनकी नहीं होती है, किसके द्वारा होती है, ये सरकार द्वारा होती है, ठीक है। ये एग्जाम देकर पास करते हैं तब जाके सचिव बनते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ग्राम सभा का एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, बैठक में चर्चा हुए बिंदुओं को रजिस्टर में क्या करना, अंकित करना। ये किसका काम होता है, ये सचिव का काम होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। ओके, आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं इसी दिशा में। अब देखिए बीएलओ क्या होता है, बीएलओ आपने सुना होगा ना, बीएलओ आ गए, बीएलओ आ गए, तो डर का माहौल पैदा हो जाता है उस टाइम। तो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है, ये आपके दिया हुआ बिहार एससीईआरटी में। इनका कार्य क्या होता है, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ना, ठीक है। मतदान करने की आयु सीमा जो होती है कितनी होती है, 18 वर्ष। कितनी होती है, मतदान करने की सीमा 18, मतलब वोट देने की सीमा कितनी होती है, 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन कहता है कि 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतलब पहले वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष, लेकिन संशोधन हुआ 61वां बार जो संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1989 में हुआ। तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया कि मत देने का अधिकार क्या करना चाहिए, 21 वर्ष नहीं रहना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। तो किसमें हुआ, याद रखना, 61 नंबर का 61वां संविधान संशोधन में 1989 में क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था अनुच्छेद 326 में कि आयु सीमा जो है वोट देने का, मत देने का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का देना चाहिए। ये चीज़ें आप याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह ग्राम पंचायत ही होता है, ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत के निर्वाचन कार्य, ठीक है, यह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है ग्राम पंचायत के निर्वाचन कार्य, ठीक है। अब बिहार में क्या है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। मतलब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण किसके द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी, मतलब जो जिला पद के जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आरक्षण किसको कितना दिया जाए, ना कि सरकार करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। महिलाओं की सभी पदों पर, महिलाओं पर को आरक्षण कितना है, 50% का आरक्षण प्राप्त है। कितना, 50%, मतलब सबसे ज़्यादा आरक्षण प्राप्त है किसको, महिलाओं को। अब देखिए ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, तो ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, अनुदान के रूप में जो सरकार देती है, ठीक है, कर के रूप में जो वो खुद लगाती है दुकानदारों से, यही ग्राम पंचायत के आय का जो, मतलब ग्राम पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलता है, तो अनुदान के रूप में सरकार देती है कि आप जाओ ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो, कराते तो कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। आप प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष वो होता है जो हमें बताया जाता है कि आपका 18% या 20% हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाए। और प्रत्यक्ष कर वो होता है, जैसे कि हम सपोज दैट कोई पेन लेने गए, सपोज दैट ये पेन लेने गए, इसका दाम है क्या, 3 रुपये है एक्चुअल में, लेकिन क्या होता है टैक्स लगाकर हमको 5 रुपये में दिया जाता है, लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि इस पर 2 रुपये का टैक्स लगाया गया है, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है। लेकिन हम पेन लेके चले आते हैं, आप कभी देखेंगे कोई भी चीज़ लेने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा इंक्लूजिव ऑल टैक्स, ठीक है, इतना, ठीक है। तो मतलब ऑल जो भी दाम रहेगा RS, ठीक है, RS रुपया इतना लिखा रहेगा, और उस पर ऑल टैक्स भी लिखा रहेगा।
तो आल्ट एक्स लगाकर ये अब प्रत्यक्ष कर हो गया, प्रत्यक्ष हो गया जो आपको बताकर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं, 2 प्रकार के कर हो गए। तो वैसे क्या होता है, कर के रूप में दुकानदारों से लिया जाता है, ये ग्राम पंचायत की आय का साधन है। आगे चलते हैं, गाँव में जमीन को नापना। क्या? गाँव में जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारियों का कार्य होता है। हल्का कर्मचारी, हल्का कर्मचारी जैसे होता नहीं, हल्का कर्मचारी, इनका हल्का ये है, इनका हल्का क्षेत्र, मतलब कर्मचारी होते हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो कहते हैं, ठीक है। ये हल्का कर्मचारी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हल्का कर्मचारी क्या होते हैं, तो हल्का कर्मचारी होते हैं पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, ठीक है। अब हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या कहता है? हिंदू अधिनियम धारा 2005 यह कहता है कि पिता की मृत्यु जब हो जाए, क्या? पिता की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा बेटा बेटियों और उनकी माँ को बराबर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, जब पिता की मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां हिस्से में भागीदारी नहीं लेती कि हमको भी हिस्सा घर में चाहिए, क्योंकि वो ससुराल चली जाती हैं, ठीक है, और नहीं लेती हैं। तो इसमें क्या है, आपके बुक में एक कविता दी हुई है। क्या कविता दी हुई है? बहुत प्यारी कविता हमें लगी, वैसे आप लोगों को भी लगेगी, ध्यान से देखना। बहुत अच्छी कविता है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। ये देखिए शब्द देखिए, मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करते, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दहेज में रेशम और सोना। क्या नहीं चाहिए? दहेज में रेशम और सोना। ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी कविता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, बड़े शहरों में प्रशासन कार्य कैसे होते हैं? बड़े शहरों में प्रशासन कार्य कैसे होते हैं? नगर निगम, देखिए नगर निगम द्वारा। कि कैसे? नगर निगम द्वारा। और क्या होता है, छोटे शहरों में कैसे होते हैं प्रशासन कार्य? नगर परिषद द्वारा। और कस्बाई शहरों में प्रशासन कार्य नगर पंचायत द्वारा। अब देखिए क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। जो नगर निगम का चुनाव लड़ता है, ठीक है, जैसे होता है कि गांव में लड़ते हैं, प्रधान बनते हैं, तो नगर निगम लड़ते हैं तो क्या बनते हैं? नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं, एक सेकंड, तो बनते हैं मेयर। क्या? मेयर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? वो मेयर कहलाता है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। क्या? नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। और जो नगर पंचायत का वो हेड होता है उसको नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, या फिर उसको चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। क्या? चेयरमैन कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, प्रश्न में आ सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये 15 अगस्त 1952 को हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1952 की हुई। कुल नगर निगम कितना है? 19 है। सहरसा को मिलाकर, अभी जो जल्दी में बना है सहरसा, ठीक है, नगर निगम बना है, तो कुल नगर निगम कितना है? 19, सहरसा को मिलाकर। 1994 में क्या हुआ? 1994 में सूरत में प्लेग फैला। अब प्लेग क्या है? प्लेग एक प्रकार की बीमारी है जो चूहे द्वारा फैलती है। इतना ही आपके बुक में दिया हुआ था प्लेग के बारे में, ये चीज़ याद रखना। 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। प्लेग चूहों द्वारा फैलता है, ये चीज़ समझ गए। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर पीडीएफ मिलेगा कैसे, ठीक है, और नहीं, अभी एक चैप्टर और है। क्या? सड़क सुरक्षा उपाय, ठीक है, यातायात संकेतक, ठीक है। यातायात में आप देखने होंगे मेनी टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? संकेत होते हैं। जैसे लाल बत्ती वाहनों को रोकने के कार्य करती है। ये लाल बत्ती जो है क्या करती है कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, थम जाओ, ठीक है। हरी बत्ती क्या कार्य करती है? हरी बत्ती रास्ता साफ है का संकेत करती है, मतलब अब आप जा सकते हो, ठीक है। और जो पीली बत्ती होती है क्या करती है? सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन मतलब कहती है सतर्कता तो है, बढ़ सकते हो मतलब, लेकिन सतर्क रूप से आप खुद देखकर जाइए आगे पीछे, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है जेब्रा क्रॉसिंग। पैदल यात्रियों को सड़क पार करना चाहते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग होता है। जो होता नहीं ऐसे होता है, आप लोग देखते हैं ऐड वगैरह में ऐसे दिखाते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे सफ़ेद वाइट कलर का बना रहता है, एक सड़क है ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो लोग ऐसे आने के लिए, ठीक है, सड़क पार करने के लिए, ये क्या कहलाता है? ये जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है।
अब चलते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा ये जानिए। अगर आप अभी तक क्या हैं, अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएसटी की जो क्लासेज है, एसएसटी की क्लासेज है, सोशल साइंस स्टडीज, सोशल साइंस की जो क्लासेज है क्लास 7th की कल सुबह मिलेगी एक, और क्या होगा क्लास 8th की फिर मिलेगी, और तीनों की 6th 7th 8th की एक साथ मैराथन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद साइंस की आने वाली क्लासेज हमने ईवीएस का और ज्योग्राफी खत्म कर दिया है, ठीक है। ज्योग्राफी का क्लास 8th का खाली बाकी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये मिलेगा कैसे, हाँ पीडीएफ, ये चीज़ जान लीजिए पहले। आप इस नंबर पर, किस नंबर पर, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है, 9205045378, ओके। इस पर मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर दिए हैं, उनको पहले से बता दे रहा हूँ, फ़ोन मत करना इस नंबर पर, क्योंकि ये नंबर बहुत ही बिजी नंबर है, और बिजी नंबर क्या है, परेशान हो जाते हैं कॉल से, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आपको मैसेज करना, ठीक है। किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्लासेस का चाहिए तो मैसेज करना। हाँ एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि ये जो टाइप किए हैं, टाइपिस्ट वाले सर हैं, भैया हैं, वो क्या करेंगे इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे, ठीक है, तो वो मैसेज करेंगे और पीडीएफ के लिए पूछेंगे किस क्लासेस का चाहिए, आप बताएंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वो 10 रुपये खाली क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करवाएंगे और आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। हम आपको शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, और इसलिए पैसा, इसलिए 10 रुपये भी बोला जा रहा है, वो भी नहीं बोला जाता, इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप पैसा देंगे तभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये रहेगा कि हमने यहाँ पे खर्चा किया है, अगर आपको पैसे की वैल्यू होगी तब भी आप पढ़ेंगे, नहीं तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को पैसे देने के बाद भी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि पैसा उनके किसका रहता है, बाप का रहता है, और बाप के पैसे की वैल्यू किसी को नहीं रहती, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम मिलेंगे कल क्लास में। बाकी जो अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, और क्लासेस रेडी हैं, बैक टू बैक आने वाली है। कल आपकी जान लीजिए एसएसटी की क्लासेज आने वाली है, क्लास 7th की, अभी आज क्लास 6th की कंप्लीट हुई है, ठीक है, क्लास 7th की कल, ठीक है, कल, ये चीज़ें याद रखना। चलिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।